नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। महज 23 दिन का वक्त बचा है। हरियाणा में 25 मई को 6 चरण में वोटिंग होनी है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी बैठकों के जरिए अपने टारगेट को सेट कर रही है और लगातार चुनाव पर मंथन कर रही है। वहीं ताबड़तोड़ विजय संकल्प रैलियों के साथ साथ अपने प्रत्याशियों के नामांकन कराने में जुटी बीजेपी एक के बाद एक बैठकों के जरिए रणनीति और पुख्ता करने की दिशा में और तेजी बरतनी बीजेपी ने शुरू कर दी है। और वहीं बुधवार को बीजेपी के आला पदाधिकारियों के बैठक का दौर जारी रहा। बुधवार को देर रात मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लोकसभा चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया, लोकसभा चुनाव सह प्रभारी सुरेंद्र नागर समेत बैठक के लिए रोहतक पार्टी कार्यालय पहुंचे। लगभग 2 घंटे के चले इस बैठक में प्रदेश भर में चल रहे कार्यों पर चर्चा हुई और आगामी कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन करने की रणनीति बनाई गई। वहीं बैठक में चुनाव प्रभारी ने विजय संकल्प रैलियों के संबंध में भी जानकारी ली और इसके अलावा केंद्रीय नेताओं की रैलियों के विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई। महज 23 दिन का वक्त बचा है। हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में वोटिंग होनी है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी बैठकों के जरिए अपने टारगेट को सेट कर रही है और लगातार चुनाव पर मंथन कर रही है। वहीं ताबड़तोड़ विजय संकल्प रैलियों के साथ साथ अपने प्रत्याशियों के नामांकन कराने में जुटी बीजेपी एक के बाद एक बैठकों के जरिए रणनीति को और पुख्ता करने की दिशा में तेजी बरतनी बीजेपी ने शुरू कर दी है। और वहीं बुधवार को बीजेपी के आला अधिकारियों के बैठकों का दौर जारी रहा। वहीं बुधवार को देर रात मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लोकसभा चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया, लोकसभा सह प्रभारी सुरेंद्र नागर समेत बैठक के लिए रोहतक पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है और कल बैठक हुई है रोहतक में। क्या कुछ अपडेट रहा कल की बैठक को लेकर, एक बार जानकारी दे दीजिए। देखिए सोनिया, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक थोड़ी सी काडर बेस्ड पार्टी है जिसमें मैनेजमेंट वर्सेज पॉलिटिक्स, इसके लिए अलग अलग काम है। सरकार अपने तरीके से चलती है, पार्टी अपने तरीके से प्रोग्राम बनाती है, सरकार अपने तरीके से प्रोग्राम बनाती है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहाँ प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, वही बीजेपी की जो कोर कमेटी है उसकी कल एक रोहतक में जो पार्टी का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर रोहतक में बैठक हुई। उस बैठक में लोकसभा चुनाव को जितने भी प्रचार से संबंधित जितने भी मैनेजमेंट है उन सभी वो जो है वो उनकी समीक्षा की गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने परसों जो है हरियाणा में करीबन 40 के आसपास जो स्टार प्रचारकों की नियुक्ति कर दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तमाम जो उनके बड़े नेता हैं उन सभी को इन्होंने जो स्टार कैंपेनर बनाया। तो कह सकते हैं कि जैसे ही तीसरे चरण का मतदान खत्म होगा और हरियाणा की तरफ जो है वो केंद्रीय जो स्टार प्रचारक हैं उनकी जो धीरे धीरे जो लिस्ट बढ़ती रहेगी। तो इसी के मद्देनजर कल ये जो बैठक हुई है उस बैठक में एक नफा नुकसान का एक आकलन किया गया कि कहाँ किस जगह पर किस तरीके से एक अमुख प्रत्याशी जो प्रचार कर रहा है, प्रत्याशी के प्रचार में क्या कोई कमी है, क्या किसी तरह की वित्तीय मदद की जरूरत हो। तो इस तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही जितने भी 10 के 10 लोकसभा प्रत्याशी हैं उन सभी को कौन से स्टार प्रचारक की जरूरत है, इसके ऊपर भी जो है वो विचार किया जाएगा। अगर हम बात करें यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ की तो उनको हो सकता है कि इनको हरियाणा के रोहतक और कैथल और सोनीपत या फिर करनाल और पानीपत जो एक हरियाणा में
राजपूतों में गढ़ का माना जाता है, क्योंकि इस बार राजपूत हरियाणा में एक टिकट की मांग करे थे, लेकिन किसी भी पार्टी ने जो है उनका प्रत्याशी घोषित नहीं करने के चलते कहीं ना कहीं वो नाराज है। तो ऐसे में उनको साधने के लिए इस तरह के बहुत सारे समीकरण जो अलग अलग सीटों के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो विचार करके उनको पूरा करने की कोशिश की गई। साथ ही बाद में जो है वो 1-2 दिन के अंदर जो जितने भी प्रचारक हैं उनसे भी उनकी रिक्वेस्ट मांगी गई होगी कि कोई प्रचार प्रचार की उनको जो है वो जरूरत है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अगर अमित शाह अगर हरियाणा के दौरे पे आ रहे हैं तो वो इस तरीके से कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश की जाएगी कि एक साथ जो है वो 2 से 3 लोकसभा सीटें कवर हो जाए। तो आमतौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 से 5 रैलियां हरियाणा में होती हैं और 3 से 4 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होती हैं, तो इस तरीके से उन रैलियों को अंजाम दिया जाएगा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा जो 5 अगर 4 बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में आते हैं तो कोशिश होगी कि उनकी जो है वो 6 से 7 सीटें एक टाइम में कवर हो जाए, कैसे 5 स्थान और ऐसी टिकट जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट जरूरी है। तो इस तरीके का एक खाका कहीं ना कहीं आमतौर पर चुनाव के दौरान इन बैठकों में तैयार होता है। साथ ही समीक्षा भी की जाती है कि प्रत्याशी का प्रचार चल रहा है किस तरीके से, क्या कमियां हैं, किसी प्रत्याशी को अगर मान लीजिए कोई प्रत्याशी है अगर वो किसी तरह की गलत बयानबाजी कर रहा है जिससे पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हो या पार्टी को नुकसान होता हो, तो उन पर भी विचार करके उन प्रत्याशियों को जो है वो सतर्क रहने की हिदायत देनी होती है और जो मुद्दे नहीं छेड़ने हैं उनके ऊपर उनका जवाब कैसे देना। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर जो है वो कई बार जवाब देते नहीं। मतलब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ठीक है, कांग्रेस की अपनी जो है वो 5 गारंटियां हैं, ठीक है। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है वो बहुत सारी गारंटियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हर पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ अच्छा होता है और जो कोई अच्छी चीज होती है उसको क्रिटिसाइज करना, उसकी कमियां निकालना। तो इस तरह के बहुत सारे पहलुओं के ऊपर जो विस्तार से जानकारी दी गई। और साथ ही अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया में प्रवक्ता जो है कैसे पार्टी की मतलब कमान संभालेंगे, किस तरीके से वो जो है वो अपनी पार्टी को मजबूत और जिताऊ साबित करने का काम करेंगे। तो ऐसे में प्रवक्ताओं का अपडेशन भी इस तरीके की जो तमाम तरह की जितने भी एक जरूरत होती है चुनाव से संबंधित जितने की, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ साम दाम दंड भेद, जहाँ जो जरूरत है उसका मतलब उसकी जरूरत पूरी की जाए, इस तरीके की एक रणनीति तैयार की जाएगी। अगर कहीं लगता है कि किसी प्रत्याशी की रणनीति में थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है तो बदलाव किया जाएगा। अब अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में कुमारी शैलजा को एक थोड़ा सा हैवीवेट कैंडिडेट उतारा जा रहा है, लेकिन अब उसकी काट का क्या नतीजा तैयार किया जाए, क्या कुमार शैलजा के अतीत में कुछ अगर गलत बयान दिए गए हो, और अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा 20 साल के बाद सिरसा से चुनाव लड़ रही है, तो इस तरह के मुद्दे कहीं ना कहीं उठाने की जो है वो कोशिश की जाएगी और किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है इसके ऊपर मुख्य फोकस रहेगा। जी सोनी। ठीक है, ओपी वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ फरीदाबाद से मोनू पांचाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी की कल रोहतक में बैठक हुई और बैठक में चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए सोनिया, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव की जो है वो हरियाणा में जो है सबसे पहले जो है वोटिंग के चलते जिस तरीके से लगातार जो टाइम जो है वो नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो जो सक्रिय जो है वो होती हुई नजर आ रही है। इसी के बीच जो है बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी ने जो है रोहतक में जो है एक जो है वो बैठक के तमाम जो जितने भी चुनाव प्रभारी है, जिस तरीके से जिसको जितनी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है वो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। मैं आपको बता दूं सोनिया, सबसे पहले जो है इस बैठक को जो है समीक्षा जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है न्याय सिंह सैनी वो यहाँ पर लेते हुए नजर आए। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे। जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो भी इस बैठक में मौजूद रहे, चाहे वो सतीश पूनिया की बात करें, चाहे वो प्रभारी सांसद सुरेंद्र नागर की बात की जाए, तो तमाम चीज देखी जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है वो सुभाष बराला जी यहाँ पर मौजूद रहे। प्रदेश संगठन महामंत्री जो है पनीर नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया और डॉक्टर
चुनाव समय तमाम जो है वो कहीं ना कहीं तमाम तरीके से जो है यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, सोनिया यहाँ पर जो है करीब जो है देर शाम से लेकर के और करीब जो है वो 11 बजे तक यहाँ पर बैठक की। इस बैठक में तमाम बातों को लेकर के किस तरीके से बात की जाए तो आज जो लोकसभा में किस तरीके की जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर गिनाने का काम किया। इसके साथ साथ मैं बता दूं, सोनिया कहीं ना कहीं किस तरीके से कमियां हैं वो भी कमियां यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई। तो तमाम बैठकों को लेकर के आखिरकार इस लोकसभा चुनावों को लेकर के 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी किस तरीके से कब्जा करे तो उस चीज को लेकर के यहाँ पर मंथन किया गया। और उसके साथ मैं बता दूं, सोनिया इसके साथ साथ जो स्टार प्रचारक जो है वो भी यहाँ पर जो वो कहीं ना कहीं जो वो बातचीत करते हुए नजर आए कि कौन से जिले में या कौन सी लोकसभा में जो कहाँ पर जो है किस स्टार प्रचारक को जो है उतारा जाए। तो तमाम चीजों को कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए तमाम जो बैठकें हैं वो यहाँ पर जो कई मुद्दे जो है वो यहाँ पर रखे गए। तो सोनिया तमाम चीजों को जिस तरीके से लगातार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद जो मुख्यमंत्री है। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गहलावत, पहले तो खास खबर में आपका जुड़ने के लिए स्वागत है। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि आपकी पार्टी हमेशा एक्टिव मोड में नजर आती है। चुनाव का दौर है, लगातार बीजेपी बैठकों का दौर लगातार बीजेपी की ओर से जारी है और ऐसे में कल रोहतक में बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई गई, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सोनिया जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और फिर मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है और ये मीटिंगें का दौर भी जारी रहता है। और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक की कैसी गरीबी को दूर किया जाए, कैसे से कैसे उनको बेनिफिट दिया जाए, ये सारा डिस्कशन मीटिंगों में होता रहता है। अब क्योंकि चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में हमको 10 की 10 सीटें जीतनी है, तो उसके लिए प्लानिंग बनाने की बात है। कहीं किस बड़े नेता को बुलाने की बात है, कहाँ किस नेता को बुलाने की बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज बीजेपी की हरियाणा प्रदेश में हवा है, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। और नेताओं ने बैठ करके कोई स्टार प्रचारकों की दूसरी किसकी कहाँ जरूरत है उसके हिसाब से प्लानिंग करने का काम किया है। और हमारा इलेक्शन बहुत अच्छे से चल रहा है। और अभी आने वाले दिनों में जब नॉमिनेशन हो जाएंगे उसके बाद तो एक तरफा हवा बहने लगेगी हरियाणा प्रदेश में। और ये कुछ थोड़ा बहुत जो कांग्रेस के लोग हैं अभी तक सड़कों पे वो जो विरोध कर रहे हैं उससे तो हमारी वोट बढ़ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इन लोगों की तो आदत है, ये विरोध करके दूसरों की बात सुनते नहीं है और इससे आम जनता उनसे नाराज हो जाती है और हमारी एक तरफ लहर बनेगी। और जिस तरह से हम 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीते थे, अब की बार भी जीतेंगे। और जिन सीटों पर पीछे जमानत बच गई थी, अब की बार उन सीटों पर भी जमानत जब्त होगी। ठीक है, भूपेंद्र गहलावत बने रहिए हमारे साथ। लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज गुप्ता जी। नीरज गुप्ता जी, पहले तो चर्चा में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। नीरज गुप्ता जी, मैं आपसे सीधा सवाल लेना चाहूंगी कि बीजेपी के दिग्गज नेता हरियाणा में प्रचार करने वाले हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आ गई है। ऐसे में आपकी पार्टी दिग्गज नेता कब वोट की अपील के लिए पधारेंगे? देखिए, ये इलेक्शन कोई हमारे लिए नया नहीं, कांग्रेस 73 साल से इलेक्शन लड़ती आ रही है। बीजेपी शायद अभी बड़ी पार्टी हुई है, हमारी सबसे देश की पुरानी पार्टी है और जितने भी नेता बने हैं, जितने भी नेता निकले सब कांग्रेस से निकले हैं। मैं बीजेपी प्रस्ताव को याद करा दूं, हमारे लिए इलेक्शन नया नहीं है, हमें इलेक्शन का एक्सपीरियंस है, कब मैदान में उतारना है, कब चढ़ेंगे वो सब तय है। हमें अभी टिकटें 4 दिन पहले डिक्लेयर हुई है, वो भी आपको बड़ी जल्दी स्टार चारों को लिस्ट आ जाएगी। दूसरा, हमने हरियाणा में जो राजनीतिक भूमि है पहले ही जमा दी। उसका कारण ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा भान जी, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने जन आक्रोश रैली की, कांग्रेस जन संदेश यात्रा निकाली, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, मैडम आपने भी देखा होगा, वो प्रोग्राम हमारे चलते रहे। आखिर अभी महीना 15 दिन पहले बंद हुए हैं, तो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म तैयार है। अब ये तो कुछ कह रहे 10 सीटें जीतेंगे, 2019 में 10 सीट जीत के, मैं मानता हूं उनकी बात सही है। उसके बाद जब विधानसभा के इलेक्शन हुए, ये 75 बार का नारा देते 40 सीटों में सिमट गए। असली तो अब पता चलेगा 5 साल में। 2019 की बात छोड़ो ना, अब क्या है वो क्या नहीं, उसके बाद तो विधानसभा 40 सीटों में आ गए, उसका इम्पैक्ट अब देखने को मिलेगा। अरे आप 10 सीट क्या 2-3 सीट भी जिलाओ, बहुत बड़ी बात है। ये 10 सीटों के सपने मत देखो, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो आप क्या चीज है। हमें ये फैसला जनता जनार्दन में छोड़ना चाहिए। जनता काम के हिसाब से वोट देगी, आपके 5 साल के काम के, जो 2019 से 24 के काम पे और हमारे 10 साल के काम पे।
इसलिए ये जनता में छोड़ दो कितनी सीटें जीतेंगी। आप कुछ भी कहते रहे 400 पार का नारा, 400 पार का नारा। आप तो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी 400 नारा देना बंद कर दिया। रही 400 की बात, 411 सीट तो हम 1984 में जीत चुके हैं। जिन जिन ऊंचाइयों की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस पहले ही छू चुकी है। ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। इसलिए हमारी कहता हम कितनी सीट जीतेंगे, हमें ये फैसला जनता पे छोड़ा है। जनता में काम के हिसाब से, और हम जो गए हैं कांग्रेस की नीतियों का प्रचार किया उसके हिसाब से वोट देगी। कितनी सीट दे देंगे हमें ये फैसला जनता पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, नीरज गुप्ता जी बने रहिए हमारे साथ। लगातार गहलावत जी बने हुए हैं। गहलावत जी, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और आपने अभी सुना हमारे प्रवक्ता, ये कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी को, उन्होंने कहा कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे कि बीजेपी लगातार 10 सीटों जीतने का दावा कर रही है, ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं नीरज जी को ये कहूंगा कि हमारी 2 सीटों पर तो इनको कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिले और वो अपना पर्चा विड्रॉ कर करके भाग गए। हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और जो इन्होंने हरियाणा प्रदेश में काम की बात की, इनको ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार यहाँ थी तो किस तरह से मानेसर में किसानों की जमीन का घोटाला करने का काम किया और पहले तो उनको नोटिस दे दिया, फिर अपने आदमी भेज के एग्रीमेंट करा लिए और फिर नोटिस वापस ले लिया। 1500 करोड़ रुपए का घोटाला जिसपे ये जमानत पर है। दूसरा, इनकी 15 लिस्टें जो खर्ची पर्ची लेकर के पैसे लेकर के नौकरी लगाते थे, उनकी 14-15 लिस्टें माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल करने का काम किया। ये तो खर्ची पर्ची के लिए मशहूर थे। और किस तरह से HSIDC के प्लॉट हुए उनमें ये जमानत पर हैं और किस तरह से इन्होंने घोटाले किए, ये सब देश की जनता जानती है और इनकी याद है सबको। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने जो 9.5 साल में, पौने 10 साल में जो हमारी उपलब्धि रही वो बहुत बड़ी उपलब्धि रही। हमने 370 हटाने का काम किया। कांग्रेस के लोग कहते थे 370 हट ही नहीं सकती, खून खराबा हो जाएगा। हमने एक झटके में 370 हटाई, किसी ने जूं तक नहीं मारी। और राम मंदिर बनाने की बात पर भी ये ऐसे बोलते थे कि ये तो संभव ही नहीं है, अगर ये संभव होता तो हम ही बना देते। हमने एक झटके में राम मंदिर बनाने का काम किया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे देश का गौरव पूरी दुनिया में कितना बड़ा है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो किस तरह से विदेशों के प्रमुख जो हैं, कोई राष्ट्रपति, कोई राष्ट्राध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, कोई ऑटोग्राफ कराता है, कोई सेल्फी लेता है। और किस तरह से जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, ये यूरोपीय कंट्री कितने ताकतवर थे, उनके कहने से युद्ध नहीं रुका। और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको कहा कि हमारे बच्चे और हमारे नागरिक यहाँ फंसे हुए हैं, आप युद्ध रोक दीजिए, 2 दिन तक युद्ध रुका और हमारे सारे बच्चे सकुशल भारत वापस आए। और हमारे ही नहीं, पाकिस्तान के जो बच्चे थे वो भी भारत माता की जय बोलते हुए हमारे देश का झंडा लेकर के उनको भी निकलने का रास्ता मिला। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके समय में क्या होता था ये सब लोग जानते हैं। हम तो देखिए, सारी जनता, 140 करोड़ जनता हमारी है और हमारे सरकार के साथ है। ये किसी किस्म की बहकावे में जनता नहीं आएगी। इनकी असलियत तो पहले देख चुके हैं। ये कहते हैं घोटाले, अरे भाई जब सोनिया और राहुल के खिलाफ केस हुआ तो हमारी सरकार नहीं थी, तब लालू जी जेल में गए तब तो हमारी सरकार नहीं थी, जब ओम प्रकाश चौटाला जेल में गए तब तो हमारी सरकार नहीं थी। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये घोटालेबाज सारे इकट्ठे हो गए, इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया। पहले ये केजरीवाल क्या कहता था कि ईडी को, सीबीआई को भंग कर देना चाहिए जब ये शीला दीक्षित को, सोनिया को, राहुल को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो आज ये चोरों के खिलाफ लड़के आए थे, आज ये चोर इकट्ठे हो गए और इन चोरों का सरदार कौन है? गहलावत जी, आपके पास फिर लौटूंगी। इसी पर हमारे साथ लगातार गुप्ता जी बने हुए हैं, इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। गुप्ता जी, आप सुन रहे थे गहलावत जी को, लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे, तभी जो लिस्ट आई है उसमें जो देरी हुई है और लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में सारे घोटालेबाज इकट्ठे हो गए। क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या जवाब देंगे? कहना आसान है, करना मुश्किल है। रही जमा खर्चे की बात, हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी विधानसभा में चैलेंज करके बोला कि कोई जमा खर्ची है तो हमें अंदर करो। 10 साल सरकार रही है, सिर्फ कहने से क्या होता है।
अरे भैया, हमारे जो जमा खर्ची की बात करते हो, आप तो राम जी के नाम पे चंदा मांगते हो, जगह जगह चंदे का हिसाब दे दो, कितने करोड़ रुपए खर्च करे। आप तो तिरंगों को बेचते हो, तिरंगों के नाम में फरियाद का रहने वाला हूँ, तिरंगों के नाम पे पर्ची कटी है, नंबर 2 में पैसा लिया गया। आप क्या घोटाले की बात करते हो? अगर आप हमारे कहते हैं सरकार में घोटाले हुए, लालू जी जेल गए या वो जेल गए, तो हमने घोटालाबाज के लिए कार्रवाई तो की ना। आपने क्या किया? फरियाद नगर निगम घोटाला, ऐसा नगर निगम घोटाला जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, 200 करोड़ का घोटाला, जिसमें काम हुए नहीं और 200 करोड़ की पेमेंट हो गई। आपके यहाँ सहकारिता घोटाला और खेल घोटाला, आप शराब घोटाला, आपने क्या किया? सिर्फ बात करते हो। मैं जिंदल साहब की बात करता हूँ, नवीन जिंदल को आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते थे 30,000 करोड़ के कोयले की दलाली में तिजोरी के अंदर मैं लाऊंगा। आज नवीन जिंदल को आपने अपनी पार्टी में ले लिया। आप कहाँ गई आपके भ्रष्टाचार की चीजें? पॉलिसी क्यों नहीं बोलते? भ्रष्टाचारी को लेने में तो कुरियर नहीं करते। अरे आप सत्ता के भूखे हैं, सरकार चोरी करते हैं। आपका पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में आपने हमारी बेइज्जती कराई देश की। एक चंडीगढ़ के मेयर के छोटे इलेक्शन के लिए वहां हरियाणा हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। शर्म करो, डूब करो। आप कह रहे हम देश का नाम बनाते हैं। और अभी आपको याद करा दूं 15 दिन पहले, अभी आपको याद करा दूं 15 दिन पहले बाहर के देशों ने क्या कहा जब केजरीवाल को अंदर किया गया कि भारत में जो हो रहा ठीक नहीं हो रहा। उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? रही आप कहते हैं उनके पैर छूते रास्ते। अरे नेहरू जी को बोलिए, नेहरू जी की फोटो देखो आज से 60-70 साल पुरानी, जब नेहरू जी आया करते कितनी भीड़ हुआ करती, लोग पैर तो उनके ऑटोग्राफ उनसे भी करते थे। क्या आप अनपढ़ वाली बात करते हो? कोई नेता जाएगा उससे ऑटोग्राफ ले रहे हो, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। रिएक्शन ले लेते हैं, गहलावत जी से रिएक्शन ले लेते हैं। गुप्ता जी रिएक्शन ले लेते हैं, फाइनल कमेंट गहलावत जी। मैं एक तो ये पूछना चाहता हूँ अपने साथी से कि ये जो चोरों का गिरोह है, इनका सरदार कौन है? इनके पास सरदार ही नहीं है। ये किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपना स्पष्ट करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे से तुलना करते हैं। हमने बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी दी, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हमने देश की जनता को देने का काम किया है। अभी हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, 70 साल से ऊपर का चाहे उसकी कितनी भी इनकम हो, उसका इलाज सरकार फ्री करने का काम करेगी। हमने तो सबको 5 साल के लिए 1 करोड़ 40 लाख लोगों के भलाई का किया है। कोविड के बाद जो 80 करोड़ लोग इनका रोजगार कम हो गया था और हो गया था, 5 साल के लिए हमने फ्री में राशन देने की बात की है। हमने 3,000 रुपए पेंशन हरियाणा प्रदेश में की। जब इनकी सरकार थी 500 रुपए पेंशन मिलती थी, 500 रुपए इन्होंने बढ़ाए थे, 1,000 रुपए थे। मात्र 500 रुपए 9.5 साल में बढ़ाए और हमने 2,000 बढ़ाए, 3,000 रुपए तक दिए। और ये कहते हैं हम 6,000 करेंगे। अरे भैया, ना राजा नाचेगी, ना मोमन तो होगा, ना राजा नाचेगी। इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मैं तो एक और भी बात कहता हूँ, इनकी आदत है जहाँ ये जीत जाते हैं वहां तो ईवीएम ठीक होती है, और जब ये हारेंगे 4 तारीख को तो ये कहेंगे कि ईवीएम में इन्होंने गड़बड़ी कर ली। मैं तो पहले से इनको कहना चाहता हूँ कि 10 की 10 सीट हरियाणा प्रदेश में और 400 पार हम पूरे देश में लाने का काम करेंगे। इसमें किसी को कोई शक करने की जरूरत नहीं है। गहलावत जी, समय का अभाव है। ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। वहीं फिलहाल लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा भी बने हुए हैं। ओपी शर्मा, बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई है। दिग्गज नेता कब से हरियाणा में चुनाव प्रचार करना शुरू करेंगे, क्या कुछ अपडेट? ओपी शर्मा, आपको आवाज आ पा रही है? ठीक है, तकनीकी खामी के कारण लगता है कि संपर्क टूट गया। लगातार हमारे साथ मोनू पांचाल भी बने हुए हैं। मोनू पांचाल, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई है। दिग्गज नेता कब से हरियाणा में प्रचार के लिए पहुंचेंगे? देखिए सोनी, जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो लगातार जो है वो जो कल जिस तरीके से बैठक यहाँ पर की गई है और लिस्ट भी जारी कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं अब जो है लगभग यही माना जा रहा है कि जो है नामांकन करने के बाद यानी कि 6 तारीख तक जो नामांकन है वो सभी जो है वो कर दिए जाएंगे। और उसके बाद नामांकन भरने के बाद जो है वो स्टार प्रचारक जो है वो लगातार जो है वो प्रचार करने में लग जाएंगे। तो तमाम चीजों को देखते हुए यानी कि बात की जाए तो लगभग 7 या 8 तारीख से जो है वो स्टार प्रचारक जो है वो लगातार जो है प्रचार में लग जाएंगे। तमाम जगह जाकर के जिस तरीके से अलग अलग लोकसभाओं में जिस तरीके की जिम्मेवारी स्टार प्रचारकों को लगाई है, तो स्टार प्रचारक जो है वो लगातार जनता के बीच में पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात सोनिया यही आती है कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार बीजेपी जो है स्टार प्रचारकों को जो जिस तरीके से उतार रही है तरीके से, और कहीं ना कहीं 10 सीटों पर कब्जा करने की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाली 25 तारीख की ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ये चीज निकल के आएगी कि आखिरकार किसका कब्जा कितना है और कौन सी लोकसभा से कौन जीत रहा है। ठीक है,
ठीक है, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। ओपी शर्मा हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी धन्यवाद। 23 दिन का महज समय बचा है और चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे वो हो गए।